नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। अभी हम बात करेंगे आज ही जो आपका पेपर हुआ है 19 दिसंबर को व्यापम का क्षेत्र रक्षक का। इसमें गणित और विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक ना, इस वीडियो में हम 25 प्रश्नों का उत्तर देखेंगे और टोटल आपके गणित और विज्ञान दोनों से मिलाकर 50 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक ना, और 25 प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक ना, चूंकि 50 का अभी हम देखेंगे ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए 25 का देखते हैं, फिर से अगले वीडियो में 25 का देखेंगे। ठीक, तो ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अभी आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी होंगी, भर्ती परीक्षाएं, ठीक ना, व्यापम की, उन सभी में किस प्रकार के प्रश्न आपके आ सकते हैं वो इस प्रश्न के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे प्रश्न आ सकते हैं। और यदि आज आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, आपने कितने सही किए, आपने कितने गलत किए। पूरी जानकारी देखेंगे तो आप वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए। लास्ट में यदि आपको देखने के बाद अच्छा लगता है, फिर से मैं बोलता हूं, यदि आपको अच्छा लगता है तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके और अच्छे से सभी अपना उत्तर मिला सकें। ठीक, चलिए पहला यहाँ देखिए, पहला प्रश्न आपका आया हुआ था 101 से। गणित और सामान्य ज्ञान के चालू हुए थे प्रश्न। 101 प्रश्न आपका है, चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर ए रिलेशन दिया हुआ है, इनमें संबंध, कोण B में इस प्रकार का संबंध, कोण C में इस प्रकार का संबंध। तो पूछा है कोण A और कोण D का मान क्या होगा। ठीक ना, ये पूछा गया है। तो आपको एक पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चारों कोणों का योग मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक ना, मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, इसी सूत्र को आपको लगाना है, चारों कोणों का योग 180 अंश में बोल रहा हूँ, मेरा भी दिमाग कहाँ है। ठीक ना, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो आप लिखोगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इस प्रकार से लिखोगे 360 अंश। ठीक, इसी में देखिए संबंध दिया हुआ है, ए और बी का संबंध, बी व सी का संबंध, सी व डी का संबंध। इसी से संबंधों से आपको यहाँ से करके ए प्लस डी का मान निकालना है। ठीक ना, आपको निकल जाएगा, केवल आपको ये संबंध पता होना चाहिए, उसके बाद इस संबंध को आप लगाएंगे, मान निकल जाएगा। उसमें आपका मान कितना आएगा, कोण ए प्लस कोण डी का मान आएगा 120 अंश। कितना आएगा, 120 अंश। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, उसी प्रकार से आपको उसमें मान रखना है। मैं आंसर चूंकि इसमें अच्छे से बताते नहीं पाएंगा, इसलिए आपको केवल जो जो शॉर्ट में रहेगा उसका आंसर अच्छे से बता दूंगा। ठीक ना, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, आप समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो मैं अलग से बताइएगा, तो मैं विस्तार पूर्वक एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको मैं हल कर करके दिखा दूंगा। ठीक ना, देखिए दूसरा है, इसमें संलग्न चित्र में 3 वृत्त दिए गए थे। ठीक ना, ये तीनों वृत्त दिए हुए हैं, देखिए पहला दूसरा तीसरा 3 वृत्त दिए हुए हैं। ठीक ना, इसमें बोला गया है कि ABC है, प्रत्येक एक दूसरे को PQR पर स्पर्श करते हैं। यहाँ देखिए स्पर्श किया गया है PQR, ठीक ना, इन तीनों पर। अब बोल रहा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और CA बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो केंद्र A वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। केंद्र A वाले मतलब इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक ना, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है अपने को। अब अपने को क्या क्या दिया हुआ है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना है, यहाँ तक का मान आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे दिया हुआ है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ तक का मान 7 सेंटीमीटर है। CA बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ तक का मान 6 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि A की त्रिज्या x है। क्या मानते हैं, A जिसका केंद्र है उसकी त्रिज्या x है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान आपका x हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का मान आपका कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ भी y हो जाएगा। इसको आप कैसे हल करेंगे समझिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 2a, मतलब AR प्लस RC, AR प्लस RC, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकलेगी। अब देखिए मान लेते हैं हम A वाले वृत्त की त्रिज्या x मान लेते हैं, तो इसका x होगा, और A वाले वृत्त की त्रिज्या, C वाले वृत्त की त्रिज्या हम y मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाए, RC बराबर y। तो x प्लस y है ना AC बराबर, उसी प्रकार आपके तीनों के बराबर अलग अलग है। ठीक, तो आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। आपको क्लियर नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक ना, अच्छे से विस्तार पूर्वक के सब समझा के। 2x 2y 2z बराबर, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, 5 7 व 6, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 6 18, 18 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको निकल जाएगा, इससे 2 कामन लेंगे तो 18/2 हो जाएगा, और 18/2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 9 आ जाएगा। अब यदि हम इसको A वाले को x माने हैं और B वाले को हम z मानते हैं, ठीक ना, z मानते हैं और इसको y मानते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, y प्लस जेड,
वाई प्लस जेड इधर का मान हो जाएगा, फिर अपने को एक्स का मान निकल जाएगा। तो वाई प्लस जेड का मान यहाँ आपका बी से सी तक है, तो बी से सी तक का मान यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो वाई प्लस जेड का मान हम 7 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस 7 बराबर 9। तो एक्स का मान आपका आ जाएगा 9 माइनस 7 बराबर 2। ठीक ना, इस प्रकार से आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। ए वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका यदि आप बी नंबर मारे होंगे तो आपका सही होगा। ठीक ना, इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। और बाकी कई तरीके होते हैं ठीक ना हल करने के, लेकिन मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप आंसर देख लीजिए। ठीक ना, ये दोनों ऊपर के जो दोनों प्रश्न थे वो दोनों प्रश्न शुरू सेट ए का है प्रश्न है, मैं आपको बता दूं सेट ए का है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपके पास ऊपर में क्यों पूछे गए थे, मैं एक बात बताऊं आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे गए थे। ये टाइम टेकन प्रश्न है और जो नहीं जानेगा उसके लिए बहुत हार्ड लगेगा। ठीक ना, इसलिए वो शुरू में पूछे गए थे ताकि उलझाए। तो आप यदि उसको यदि वो प्रश्न हार्ड लग रहे थे तो आप उसको छोड़कर हल किए होंगे तो आपका टाइम बचा होगा। ठीक, चलिए आगे है, देखिए जल का परम अपवर्तनांक 1.33 है। ठीक ना, जल में प्रकाश का वेग होगा, ठीक ना, ये पूछा गया है। तो यहाँ देखिए जल में प्रकाश का वेग क्या होगा, आपको पता होगा निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में। ठीक, और जल का यहाँ अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो इसी अपवर्तनांक को आपको भाग दे देना है यहाँ। ठीक ना, उसके बाद आपका प्रकाश का वेग निकल जाएगा। तो जैसे ही इसको भाग दोगे आप, क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आएगा 2.26। जैसे इसको भाग देंगे क्या आएगा, 2.26 × 10⁸ ठीक ना, और यहाँ 2.25 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे आप, जो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसमें भाग दे देंगे 1.33 को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए आपके दिए हुए थे साइंस के प्रश्न है। ठीक ना, अभी बता रहा हूँ अभी साइंस, तो साइंस और गणित दोनों मिक्स थे। ठीक ना, तो मिक्स टाइप के आपके रखे गए हैं। देखिए ये है 80 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 10 घंटे चल रहे हैं। ठीक ना, यदि विद्युत खपत की दर 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 दिन युक्त माह के लिए विद्युत देयक की राशि होगी। ठीक ना, 80 वाट का बल्ब जल रहा है 10 घंटा। ठीक ना, अब देखिए 80 वाट का बल्ब कितना जल रहा है, 10 घंटा जल रहा है। तो एक बल्ब कितना जल रहा है, 80 × 10 करेंगे तो कितना आएगा आपका 800। 80 × 10 मतलब 800, मतलब 800 वाट एक बल्ब जल रहा है। कितने बल्ब हैं यहाँ, 2 पंखे हैं, सॉरी पंखे हैं ना, बल्ब नहीं है। तो कितने पंखे हैं, 2 पंखे हैं। एक पंखा 800 जल रहा है, दूसरा पंखा भी 800 वाट जल रहा है। तो टोटल दोनों पंखे मिलाकर कितने वाट जल रहे हैं। चलिए एक कॉल आ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक ना, एक कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा रोकना पड़ा। हम क्या देख रहे थे, 80 वाट के 10 घंटे बल्ब चल रहे हैं। ठीक ना, तो 800 वाट के दो बल्ब, 2 पंखे। ठीक ना, पंखे आपके चल रहे हैं 800 वाट के, टोटल कितने चल रहे हैं 1600 वाट। एक दिन में कितने चल रहे हैं, एक दिन में ये चल रहे हैं ना, एक दिन में 10 घंटे चल रहे हैं। ठीक ना, तो 10 घंटे में 1600 वाट, 1600 वाट चल रहे हैं। 1600 वाट मतलब 1.6 किलोवाट। ठीक ना, यही चल रहा है 1.6 किलोवाट, क्योंकि 1000 वाट बराबर होता है आपका 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट, और इसी 1 किलोवाट को आपको बोला जाता है 1 यूनिट। क्या बोला जाता है, 1 यूनिट। तो ये कितने यूनिट होगा, 1.6 यूनिट। ठीक ना, 1.6 यूनिट हो गया एक दिन में। एक दिन में 1.6 यूनिट। कितने दिन जल रहे हैं, 30 दिन। एक दिन में 1.6 यूनिट, तो 30 दिन में कितने यूनिट जलेंगे, 30 दिन में आपका 16 या 48 हो जाएगा। ठीक ना, 48 मतलब 48.0 मतलब 48 यूनिट टोटल कितने जलेंगे, 48 यूनिट जलेंगे। ठीक ना, अब 48 यूनिट, एक यूनिट का कितना रुपए लग रहा है, एक यूनिट का लग रहा है आपका 4 रुपये। यहाँ दिया हुआ है एक यूनिट का 4 रुपये, तो 48 यूनिट का कितना हो जाएगा, 48 × 4 करेंगे। अब 48 × 4 करेंगे। ठीक ना, तो देखिए 48 × 4 करेंगे तो 8 चक्को 32, 3 बचेगा, 4 चक्को 16, 3 19, 192 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 192 रुपये। अब 192 रुपये आपका दिया है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 192 रुपये आपका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक ना, पादप हार्मोन बताइए कौन सा। पादप हार्मोन आपका है साइटोकाइनिन। कौन सा है, साइटोकाइनिन आपका ऑप्शन नंबर डी पादप हार्मोन है। बाकी ये तीनों आपके जंतु हार्मोन है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आपका है,
एसटीपी पर ऑक्सीजन गैस का प्रमाणिक मोलर द्रव्यमान 22.4 लीटर प्रति मोल है। एसटीपी पर ऑक्सीजन का घनत्व होगा, ठीक ना, घनत्व कितना होगा, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। घनत्व बराबर क्या होता है आपको पता होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, ठीक ना, द्रव्यमान बट्टा आयतन। इससे आप निकालेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 1.429 की ग्राम प्रति लीटर, 1.429 ग्राम प्रति लीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए कि यदि 2 बराबर इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, नीचे से इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। जैसे 1 प्लस 1/4 दिया हुआ है, ठीक ना, 1 प्लस 1/4 दिया हुआ है। ठीक, इसको हल करोगे कितना आएगा, 4 एकम 4 1 5, 5/4 आएगा। अब इसको फिर ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। इसको ऐसे हल करते हैं, इसका शॉर्टकट तरीका ये होता है। देखिए 1/4 दिया हुआ है, अब कितने एक दिए हुए हैं, 1 2 एक दिया हुआ है तो 2 चिन्ह करिए, 4 एकम 4 1 5 हो जाता है, 5 और 4 9 हो जाता है। इस प्रकार से हल किया जाता है। आप पहली बार होंगे, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन हल देख लीजिए, आप बताएंगे तो मैं क्लियर है सबका अलग से। आप यदि फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं, वन रक्षक का जो अभी निकला हुआ है फॉर्म भरा रहा है, इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं अलग से इसका चैप्टर वाइज आपका टॉपिक वाइज वीडियो रोज बना के अपलोड करूंगा आपका, ठीक ना, आप बोलोगे तो, ताकि अच्छे से आपका बेसिक से अच्छा हो सके। तो इस प्रकार से 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5/9 होगा। कितना होगा, 5/9। और यहाँ आपका दिया हुआ है x, तो x प्लस 5/9 हो जाएगा। और इधर बराबर में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो आप इधर लिखिए या इधर लिखिए, फर्क वही पड़ता है। x का मान अपने को निकालना है, क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 2 - 5/9। क्या हो जाएगा, 2 - 5/9। अब देखिए अच्छे से लिखा नहीं रहा है, 1 मिनट। हाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 5/9। ठीक, इस प्रकार से। अब देखिए 9 इधर जाके गुणा होगा तो 9 दूना 18 - 5/9 होगा, तो कितना हो जाएगा, 18 में 5 जाएगा 13, 13/9 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 13/9 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, 2 संख्याओं का मसक 6 है, इनमें से कौन सा संख्या उनका लसक कभी नहीं हो सकता। तो ये मान लीजिए कोई भी 2 संख्या है, उनका मसक कितना है, 6 है। मसक कितना है, 6। मान लीजिए x y 2 संख्या है, इनका मसक 6 है, तो इनका लस वही होगा जो 6 के गुणज में होगा। क्या होगा, नहीं, हाँ, इनका लस वही होगा जो 6 के गुणज में होगा, मतलब 6 का पहाड़ा जिससे पूरी तरह चला जाएगा। ठीक ना, जैसे देखिए यहाँ 24 दिया हुआ है पहला में, 24 6 को 24 होता है, चला जाएगा, मतलब ये लसा हो सकता है। हमारे पास पूछा है लसा कभी नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता उसको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ तो 24 आपका हो जाएगा, समझिए, यहाँ 24 आपका हो जाएगा, 6 छंग 36 होता है, 36 भी हो जाएगा, 9 छंग 54 होता है, 54 भी हो जाएगा। लेकिन 50 6 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही हो जाएगा। ये आपका कभी भी लसा नहीं हो सकता, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 50। चलिए अगला है आपका, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 14 है, उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। 5 संख्या है, कितनी संख्या है, 5 संख्या है, ठीक ना। औसत मतलब क्या होता है, बीच की संख्या, आप समझ सकते हैं, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, ठीक ना। और 5 संख्या है तो 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी, और लगातार सम संख्या है तो इससे पहले 14 से पहले सम संख्या 12 हो जाएगा, 12 से पहले सम संख्या आपका 10 हो जाएगा, 14 के बाद सम संख्या आपका 16 हो जाएगा, 16 के बाद सम संख्या 18 हो जाएगा। चाहे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे बड़ी आपकी 18 है, सबसे छोटी 10 है, तो 18 - 10 कर दीजिए, आपका 8 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक, तो इस प्रकार से उसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि 4 से ही 1/3 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाए तो इसका मान क्या होगा, ठीक ना। देखिए 4 से ही 1/3 को क्या करना है, किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो पहले इस सही को हम चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 1 13, 13/3 हो जाएगा, 13/3 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक ना। अब देखिए मीटर प्रति सेकेंड को जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से
गुणा करते हैं, ठीक ना। और किलोमीटर प्रति घंटा में रहता और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए बोलता, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए बोलता तो 5/18 से गुणा करते, ठीक ना। तब 5/18 से गुणा करते, लेकिन मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर रहे हैं तो 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक। अब यहाँ से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 13 छंग 78 हो जाएगा, आपका 78/5 हो जाएगा। इसको सही के रूप में लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 बचे 25, आपका हो जाएगा फिर 3 5, ठीक ना। 15 सही 3/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 15 सही 3/5। चलिए अगला आपका है, देखिए 3x बराबर 4y हो तो 8y/x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब 3x बराबर 4y क्या दिया हुआ है, यहाँ समझिए 3x बराबर 4y, अपने को यहाँ क्या दिया है, y/x का मान यहाँ अपने को रखना है, ठीक। तो इसको हम y/x के फॉर्म में ले लाते हैं, तो देखिए x को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं तो y/x हो जाएगा, और 4 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक ना। तो y/x का मान कितना है यहाँ, 3/4, बस यहाँ मान रख देते हैं 8y/x है, मतलब यहाँ 3/4 रख देते हैं, -1 कर देते हैं, आपका 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 गुणा 3 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 - 1, 6 में 1 जाएगा, आपका 5 बचेगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। अगला है आपका के का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, ठीक ना। अब रैखिक समीकरणों का एक नियम होता है कि जिसके अनंत हल होते हैं उसका क्या नियम होता है, जिसके कोई हल नहीं होते, ठीक ना, कोई हल नहीं होता उसका क्या नियम होता है, जिसका अद्वितीय हल होता है उसका क्या नियम होता है। तीनों नियम आपको आएंगे तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, ठीक। कोई हल नहीं है उसका क्या नियम होता है, उसका होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक। तो यहाँ देखिए 2x + y बराबर 4 दिया हुआ है, kx + 3y बराबर 15 दिया हुआ है, तो यहाँ a1 का मान 2 है, कितना है, a1 का मान 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, a2 का मान k है तो यहाँ k लिखेंगे, ठीक। फिर बराबर b1 का मान यहाँ आपका y से पहले कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ b2 के जगह y से पहले 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक। तो ये दोनों आपके बराबर होने चाहिए, तब इसका कोई भी हल नहीं होता है, ठीक। तो k का मान कितना रखेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 2/3 होगा तो बराबर होगा क्या, नहीं होगा। -3 रखेंगे फिर भी नहीं होगा, -6 रखेंगे तो बराबर तो हो जाएगा लेकिन माइनस आ जाएगा। यदि हम 6 रखें जो डी में दिया हुआ है यहाँ k के जगह, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2/6 बराबर 1/3। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका 6, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, ठीक ना। यदि अंश में 3 जोड़ा जाता है और हर में 4 घटाया जाता है तो 2 प्राप्त होता है, तो भिन्न है, ठीक ना। बस जैसे बोला जा रहा है वैसे आप करते जाइए, इसमें आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। क्या बोला है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, ठीक ना। भिन्न का हर हम मान लेते हैं x है, ठीक ना, तो नहीं, भिन्न का अंश हम x मानेंगे, ठीक ना। हर अंश से 2 अधिक है ना, तो हम मान लेते हैं कि अंश जो है उसका अंश क्या है, x है, तो हर क्या हो जाएगा आपका x + 2 हो जाएगा, यही ना बोला है कि हर उसके अंश से 2 अधिक है, तो हर को अंश को x मानते हैं तो हर x/2 हो जाए, x + 2 हो जाएगा 2 अधिक। यदि अंश में 3 जोड़ा जाता है, मतलब इसमें यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो हर में 4 घटाया जाता है, मतलब इसमें यदि हम 4 घटा देते हैं तो 2 प्राप्त होता है, यही तो बोला है 2 प्राप्त होता है, बट्टे में हम कर दिए 2 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है, मतलब x का मान निकालेंगे तो भिन्न निकल जाएगा। देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए x + 3 है, ऊपर में हो जाएगा आपका, नीचे में 2 में 4 घटेगा तो आपका x - 2 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। इसको हल करेंगे तो आपका ये इधर जाके 2 के साथ गुणा में होगा तो x + 3 बराबर हो जाएगा 2x - 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2x - 4 हो जाएगा। अब देखिए x को इधर ले जाएंगे तो 2x - x हो जाएगा, और 4 को इधर ले लाएंगे तो आपका 3 + 4 हो जाएगा। तो x का मान इसमें निकल कर आ जाएगा आपका 7, कितना निकलेगा, x का मान 7 आ जाएगा। अब देखिए x का मान अपने पास कितना आया, 7 आया, x बराबर 7। हमने अंश को क्या माना था, अंश को माना था x और हर को माना था x + 2, तो यहाँ 7 + 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ
अंश कितना आया 7 और हर कितना आया 9, तो 7/9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 7/9। ठीक, चलिए अगला है आपका ए, बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु क्या होगी। ये भी एकदम सरल प्रश्न है। ए, बी की औसत आयु 20 वर्ष है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। ठीक ना, तो इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा 20 गुणा 3, 3 लोग हैं तो 3 से गुणा, 4 लोग रहते 4 से गुणा, औसत जितने भी रहे उतने उसमें जितने लोग हैं उतने से गुणा, तो टोटल आयु का योग निकल जाता है। तो इनकी टोटल आयु कितनी हो गई, इनकी टोटल आयु का योग 20 या 60 वर्ष। ठीक, अब बोला है ए, बी की औसत आयु का योग 19 वर्ष है। ए प्लस बी की औसत आयु का योग कितना है 19 वर्ष है। ठीक ना, यहाँ 2 लोग हैं तो 19 गुणा 2 हो जाएगा, 19 गुणा 2 करेंगे तो आपका 38 हो जाएगा, 38 वर्ष। मतलब ए प्लस बी 2 लोग की आयु का योग 38 वर्ष है, ए प्लस बी प्लस सी 3 लोग की आयु का योग 60 वर्ष है। तो सी की आयु हम कैसे निकालेंगे, देखिए ए प्लस बी का मान यहाँ रख देंगे, कितना है 38, तो यहाँ रख देते हैं 38 धन सी बराबर कितना दिया है 60। तो सी का मान निकालने के लिए 38 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 60 माइनस 38 हो जाएगा। अब 60 माइनस 38 करेंगे तो आपका आ जाएगा 22, तो 22 वर्ष हो जाएगा आपका सी की आयु, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 22 वर्ष। ठीक, चलिए इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका किसी कमीज तथा पेंट के अंकित मूल्य, कमीज तथा पेंट की अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है और कमीज और पेंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है, तो पेंट पर दी गई छूट कितने प्रतिशत है। ठीक, इसको देखिए हम आप कई तरीके से हल कर सकते हैं, मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। देखिए कमीज और पेंट की अंकित मूल्य कितना है 1:2, मतलब कमीज का 1 है तो पेंट का 2 है। हम मान लेते हैं कि कमीज का जो मूल्य है वो 100 रुपया है, 1 है उसको हम 100 मान लेते हैं। ठीक, तो पेंट का क्या हो जाएगा, पेंट का हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, क्योंकि 1:2 है। क्यों 100 मानते हैं आपको पता चल जाएगा हल करेंगे तो। ठीक, कमीज का 100 मानते हैं तो पेंट का 200 हो जाएगा, क्योंकि 1:2 है। अब दुकानदार क्या करता है, कमीज पर 40% छूट देता है, कमीज पर 40% की छूट देता है। अब समझिए 40% छूट का मतलब हो गया 40 रुपया 100 का। ठीक, यदि हम यहाँ 100 माने तो 40 रुपया हम डायरेक्ट बोल दिए। यदि यहाँ हम 200 मानते, 250 मानते, 350 मानते तो अपने को परसेंट निकालना पड़ता, लेकिन हम 100 माने हैं तो 40% डायरेक्ट 40 बोल सकते हैं, इसलिए हम 100 मानते हैं। ठीक, तो इसने 40 रुपये यहाँ छूट दे दिया। अब क्या बोल रहा है कि कमीज व पेंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। कमीज व पेंट दोनों को मिलाकर, मतलब कमीज व पेंट दोनों का मूल्य कितना है, दोनों को मिलाकर मूल्य है 200 प्लस 100 बराबर 300 रुपये है, दोनों का मिलाकर मूल्य ना। अब 300 का 30% छूट दे रहा है, 300 का कितना छूट दे रहा है, 300 का आपका 30% छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 300 का 30%, काट दीजिए आपका 0 से 0, 30 90, कितना होगा 90, टोटल 90 छूट दे रहा है और 40 रुपये कमीज में छूट दे रहा है। तो पेंट में कितना छूट दे रहा है, दोनों मिलाकर 90 रुपये छूट दे रहा है और कमीज में 40 रुपये छूट दे रहा है, तो 90 में 40 घटा देंगे तो पेंट का छूट निकल जाएगा। पेंट में कितना छूट दे रहा है 50 रुपये का छूट दे रहा है। ठीक ना, 90 में 40 घटा दिया 50 निकल गया, तो पेंट में 50 रुपये का छूट दे रहा है। ठीक ना, अब ये छूट कितने परसेंट है, ठीक ना, अब हमारे पास पूछा है कितने परसेंट है, तो हमने पेंट का मूल्य क्या माना था 200 रुपये माना था, छूट कितने का दे रहा है 50 का। ठीक ना, 50 का 200 में छूट दे रहा है तो 200 का 50 कितना परसेंट है निकाल लेते हैं। ठीक ना, तो देखिए दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आपका हो जाएगा, 2 1 कम 2, 25 दूना 50 हो जाएगा, मतलब 25%। कितना छूट दे रहा है 25%। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा आपका 25%। तो आप सी मारे होंगे तो आपका सही होगा। और देख लीजिए कैसे प्रश्न आए थे, यदि आप नहीं दिए होंगे एग्जाम तब भी आप जान जाएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न व्यापक में पूछे जाते हैं। अगला है आपका एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक ना, अब बोल रहा है कि उसने खरीदा 2 रुपया में, तो 2 रुपया में ही वह सामान को बेच दिया। ठीक ना, लेकिन वो जो है आपका 2 रुपया किलो ही बेचा, लेकिन वो 1 किलो खरीदा है 2 रुपये में और ये 900 ग्राम बेच रहा है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम खरीदा है, 900 ग्राम बेच रहा है, तो ये लाभ कितने का पा रहा है 1000 ग्राम में ये 900 ग्राम बेच रहा है। कितना बेच रहा है 1000 ग्राम में 900 ग्राम बेच रहा है, तो 100 ग्राम का लाभ पा रहा है। कितने का लाभ पा रहा है 100 ग्राम का लाभ पा रहा है। कितने में पा रहा है 900 में पा रहा है, 900 में 100 ग्राम का लाभ पा रहा है, तो ये लाभ प्रतिशत कितना हुआ उसके लिए 100 से गुणा। ठीक है, जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। 100 ग्राम लाभ पा रहा है टोटल कितने में 900 में, तो
उसका परसेंट कितना हो जाएगा, तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, आपका हो जाएगा 100/9। कितना हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। अब 100/9 को आप सही के रूप में लिखेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9 हो जाएगा, 11 सही 1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 11 सही 1/9%। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ, ठीक ना, ए बी सी है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ ए बी सी है, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, ठीक ना, ए दिया हुआ हो, ए रिलेशन, तो वह त्रिभुज निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज होगा। तो ये कब होगा, ये तभी होगा जब आपका ए बी व सी तीनों बराबर होंगे। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे तभी ऐसा रिलेशन बनता है, संबंध। ठीक, तो तीनों भुजाएं किस में बराबर होंगी, आपके समबाहु त्रिभुज में बराबर होंगे, तो इसका समबाहु त्रिभुज आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है आपका, एक वस्तु को दो समतल दर्पण के मध्य रखा गया है। यदि दोनों समतल दर्पणों के मध्य 45 अंश हो तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने का इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र आपको आने चाहिए। क्या होता है, 360 अंश बट्टा थीटा। यदि आप सूत्र जानते होंगे तो आप इसको हल कर लिए होंगे। ठीक, लेकिन सूत्र में भी थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। क्या सूत्र, प्रतिबिंब की संख्या का 360 अंश बट्टा थीटा है। थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है 45 अंश, रख दीजिए थीटा का मान 45 अंश, 360 अंश बट्टा 45 अंश, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 45 दूना 90, 90 चक्को 9 चक्को 36, 8 आ जाएगा। ठीक ना, आप जैसे देना चाहे दे सकते हैं, 8 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जब भी ये संख्या सम आए, क्या है, जब भी ये संख्या सम आए, 8 आया ना, तो 8 इसका आंसर नहीं होगा, देंगे आप तो गलत हो जाएगा। ठीक, जब भी ये संख्या सम आए तो इसमें एक घटा देना है। ठीक ना, जब सम आए तो एक घटा देना है, तो 8 में एक घटाएंगे तो 7, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 7। ठीक ना, यदि यहाँ हमको क्या आता, 3 आता, यहाँ हमको 3 आता, तो 3 में हम नहीं घटाते, 3 ही सही होता है, क्योंकि 3 क्या है, विषम संख्या है। तो जब भी विषम संख्या है तो उसमें नहीं घटाना है, लेकिन यदि सम संख्या है प्रतिबिंबों में तो उसमें एक घटाकर लिखना है। ठीक, तो इसमें हमारा सूत्र याद रखेगा, 360 अंश बट्टा थीटा होता है, हमारा 8 आया इसमें, तो इसमें एक घटा कर लिखेंगे हम 7, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साइंस का। ठीक, ये है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च घनत्व पॉलीथीन का गलनांक उच्च होता है। टेफ्लॉन एक होमोपोलीमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड उष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक है। स्टार्च एवं सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक है। जैव क्षय बहुलक पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक ना, कौन सा इसमें कथनों पर विचार कीजिए बोला है। ठीक ना, और यहाँ आपको बताया भी गया है, एक मिनट इसको मैं हटा लेता हूँ ताकि आपको ऑप्शन अच्छे से दिखे। ये देखिए बोला है गलत कथन है। ठीक ना, गलत कथन कौन है इसमें बोला है। ठीक, तो उच्च घनत्व पॉलीथीन का गलनांक उच्च होता है, एक गलत कथन है आपका। कम घनत्व का पॉलीथीन का गलनांक उच्च होता है, किसका होता है, कम घनत्व का जो पॉलीथीन होता है उसका गलनांक उच्च होता है। तो आपका पहला ही गलत है। ठीक ना, अब पहला गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर बी और डी हो नहीं सकता, क्योंकि पहला गलत है तो ए आपका ए और सी में ही दिया हुआ है, तो ए या तो सही होगा या तो सी सही होगा। ठीक ना, बी एवं डी नहीं होगा क्योंकि उसमें ए नहीं दिया हुआ है और ए आपका गलत है। ठीक, अब देखते हैं उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी टेफ्लॉन एक होमोपोलीमर है, तो ये आपका सही है, टेफ्लॉन होमोपोलीमर है। ठीक, आगे आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड उष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है आपका, पाइप आपने देखा होगा। ठीक ना, क्या है, प्लास्टिक से बनता है आपका, प्लास्टिक कृत्रिम प्लास्टिक बोल सकते हैं उसको। ठीक ना, तो ये उष्मा का चालक होता है क्या, प्लास्टिक का भी, प्लास्टिक उष्मा का कुचालक होता है, तो ये भी कथन आपका गलत है। तो इस प्रकार से ए व सी दोनों आपके गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए एवं सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी ए व सी दोनों गलत हैं इसमें। ठीक, अपने को निकल गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट सी नंबर टिक मार दीजिए। चलिए अगला है, देखिए सूची 1 और 2 को सुमेलित कर निम्न कोडों की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक ना, सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए इसमें आपको पूरा जानने की जरूरत ही नहीं है, यदि आप पूरा नहीं जानते हैं तब वो कोई बात नहीं है आपका। ठीक ना, आप आसानी से क्वेश्चन हल करेंगे। कैसे, देखिए समझिए, आप इनमें से चारों में से कोई भी एक का सूत्र जानिए, मतलब जानिए रासायनिक नाम क्या होता है। जैसे देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं आपका, खाने का सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा को हिंदी में बोलते हैं खाने का सोडा। ठीक, खाने का सोडा। अब इसका यदि हम रासायनिक नाम बोले तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है। ठीक ना,
ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम नीचे का नहीं देखेंगे, आप यदि टैलेंट हो तो नीचे का नहीं देखोगे, आप क्या देखोगे ऑप्शन। ऑप्शन में देखिए कि पहला का ए का तीसरा किस में दिया हुआ है। ठीक, चलिए ऑप्शन में देखते हैं इधर। ठीक, तो ये ए का तीसरा किस में दिया हुआ है, इसमें देखिए ए बी वाले में ए का पहला दिया हुआ है तो बी होगा नहीं, सी में भी 4 दिया हुआ है नहीं होगा, डी में 1 दिया हुआ है नहीं होगा, ए में केवल आपका ए का तीसरा दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हमको और देखने की जरूरत पड़ा इसमें, बताइए, और किसी का देखने की जरूरत पड़ा क्या? आप कोई भी एक जानते हो, आप आसानी से इसको कर लोगे। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी आप मिला लीजिएगा। चलिए अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक ना, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ बोला है कि नाभिकीय ईंधन यूरेनियम 238 सोलर सेल 0.5 से 1.0 वोल्ट। एक मिनट, अच्छा मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, बता रहा है। ठीक, हाँ देखिए, ठीक ना, तो नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, एक 235 होता है, एक 238 होता है। ठीक ना, अब 235 जो समस्थानिक होता है वो नाभिकीय ईंधन में उपयोग में लाया जाता है। क्या करता है, 235 समस्थानिक नाभिकीय ईंधन के उपयोग में लाया जाता है, जबकि 238 समस्थानिक जो होता है पत्थर व चट्टानों को तोड़ने के काम आता है। ठीक ना, पत्थर व चट्टानों को तोड़ने के काम आता है आपका 238। तो नाभिकीय ईंधन के काम 238 ये दिया हुआ है, गलत कथन है आपका। ठीक ना, ये सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है मतलब ये गलत है, तो आपका ए इसमें जिस ऑप्शन में ए दिया हुआ होगा वही ऑप्शन होगा। तो सी में ए नहीं दिया हुआ है, डी में ए नहीं दिया हुआ है, तो सी और डी आपके ऑप्शन नहीं होंगे। ऐसे आप काट लीजिएगा ऑप्शन को, पता चल जाएगा। ठीक, आगे आपका ए एवं बी पहला में दिया है तो बी को देख लेते हैं। सोलर सेल 0.5 से 1.0 वोल्ट, तो क्या 0.5 से 1.0 वोल्ट के होते हैं, ये होते हैं इतने के। ठीक, उसके बाद आपका ए एवं डी दिया हुआ है तो डी को देख लेते हैं। विंड मिल पवन चक्की वायु का वेग 10 kmph होता है क्या? ठीक ना, ये कन्फर्म, ये तो मेरे को नहीं पता है कन्फर्म होता है कि नहीं। ठीक ना, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि ए आपका गलत है। ठीक ना, पूरी तरह से तो ये होगा जिस ऑप्शन में वही होगा आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका होना चाहिए। ठीक, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आप लगा के आए होंगे तो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक बस की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 6 सेकेंड में तय की गई दूरी है ना, बस द्वारा 6 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या है? अब देखिए, बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और अपने को समय दिया हुआ है सेकंड में, तो हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए अभी पहले ही मैं बताया था कि 5/18 से गुणा करते हैं। यदि किलोमीटर प्रति घंटा में हो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा, और यदि मीटर प्रति सेकंड हो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा। ठीक, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो काट दीजिए, 6 × 18 हो जाता है आपका, 6 से काटेंगे 14 × 84 हो जाता है, कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70, 70/3 हो जाएगा, कितना होगा, 70/3। ये क्या है, अपना चाल है, किस में निकला है, मीटर प्रति सेकंड में, किसने में निकला है, मीटर प्रति सेकंड में निकला है। ठीक, अब अपने को दूरी ज्ञात करना है। अब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका, आपको पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक ना, तो दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय, क्या होगा, चाल गुणा समय होगा। ठीक, तो चाल का मान यहाँ दिया हुआ है, कितना निकाले हम, 70/3 मीटर प्रति सेकंड। दूरी का और समय का यहाँ मान दिया हुआ है 6 सेकेंड, तो यहाँ 6 सेकेंड हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए आप, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 70, 2 × 140, कितना हो जाएगा, 140 मीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 140 मीटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी समांतर लाइन पर एक ही दिशा में, ठीक ना, 42 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 54 सेकंड में पार करती है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई होगी। ठीक ना, कितनी लंबाई होगी, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए एक ही दिशा में चल रहा है, मान लीजिए पहला ट्रेन है दूसरा ट्रेन है, ठीक ना, एक ही दिशा में चल रहा है तो क्या होगा, इन दोनों की लंबाइयों को आप घटाओगे, क्या करोगे, घटाओगे, तभी तो लंबाई को नहीं, मतलब इनकी चाल को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तब पता चलेगा ना ये कितनी चाल से। मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है पहली वाली,
तो इन दोनों घटाओगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ही ये आगे निकलेंगे, ठीक ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, लंबाई ज्ञात करना है तो पहले लंबाई मतलब दूरी, लंबाई का अर्थ क्या हुआ आपका दूरी हुआ, ठीक। और दूरी बराबर अभी हमने क्या निकाला था, चाल गुणा समय निकाला था। दूरी बराबर अभी मैंने बताया था कि चाल गुणा समय होता है, ठीक। तो इसमें कैसे, पहले हम दूरी को देखिए और समय यहाँ क्या बोला है 54 सेकेंड, समय कितना दिया है 54 सेकेंड। तो समय को भी अपने को सेकंड में दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा लोग को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम दोनों किलोमीटर प्रति घंटा को घटा के आपका मान ले लाते हैं, उसके बाद चेंज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ 42 दिया हुआ है, उसके बाद आपका 22 दिया हुआ है, 42 में 22 को घटाएंगे तो आपका 20 हो जाएगा, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका मतलब है, ठीक। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे ही 5/18 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ आपका, यहाँ हो जाएगा आपका देखिए 20 हुआ ना, 5/18, 9 दूना 18 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, मतलब 10 बचे 50, 50/9 हो जाएगा आपका, ठीक। 50/9 ये हो जाएगा आपका चाल है मीटर प्रति सेकेंड में, किसमें है, मीटर प्रति सेकेंड में। अब दूरी बराबर क्या निकलेगा, चाल गुणा समय। तो चाल कितना निकला है अपने पास 50/9, ठीक ना। और दोनों की दूरी का योग, यहाँ दोनों की दूरी है ना, देखिए दूरी दोनों ट्रेनों की है तो यहाँ दूरी क्या हो जाएगी 2 दूरी, ठीक ना, 2 दूरी जिसको लंबाई बोलते हैं, ठीक ना, 2 लंबाई है दोनों की लंबाई को। और यहाँ समय कितना है 54 है, तो यहाँ काट दीजिए, 9 कम 9, 9 छंग 54, 50 छक्का कितना हो जाएगा आपका 300। यहाँ कितना आया 300 मीटर दूरी आया। तो दोनों की दूरी कितना आया 300 मीटर, और दोनों की लंबाई कितनी है समान, दोनों की लंबाई कितनी है समान। तो 300 को 2 से भाग दे दीजिए तो 1 की दूरी निकल कर आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 150, 150 दूना 300। तो 1 की लंबाई कितनी हो जाएगी, दोनों रेलगाड़ियों की प्रत्येक लंबाई आपका 150 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 150 मीटर, ठीक। चलिए अगला यहाँ दिया हुआ है आपका, ठीक ना। ये देखिए ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव प्रश्न है, बाकी ये सरल है एकदम, ठीक ना, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है। कैसे है यहाँ देखिए आपका, यहाँ आपको एक सूत्र आना चाहिए, देखिए a+b व a-b, ये सूत्र आपको पता होगा यदि आपने सर्वसमीका पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है a+b और a-b, ये सूत्र होता है a² - b²। वही है देखिए यहाँ a का मान है, ये वाला b का मान है, फिर a का मान है, फिर b का मान है, यहाँ a-b है, यहाँ a+b है। तो यहाँ इसके बराबर क्या लिख सकते हैं a² - b²। तो इसको क्या करोगे आप, इसको हल करोगे तो 2.866 का होल स्क्वायर करोगे माइनस, ठीक ना, b का होल स्क्वायर मतलब 2.134 का होल स्क्वायर करोगे। बस थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप, लेकिन आप पूरे का होल स्क्वायर मत कीजिएगा, ज़्यादा लंबा जाएगा आपका, ठीक ना। तो इसको आप क्या करेंगे 2.8 का होल स्क्वायर करोगे, और यहाँ 2.1 का होल स्क्वायर करोगे, और बट्टा में आपका है 0.732, ठीक। इसको होल स्क्वायर करने के बाद इसको घटाओगे तो आपके पास 3 दशमलव और कुछ करके आएगा। उसके बाद इसको 0.732 से जब भाग दोगे तो आपके पास लगभग 5 आएगा, कितना आएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए हमने 101 से हमने चालू किया था और 25 प्रश्नों को हमने देख लिया है। चूंकि 40 मिनट हो गया है, मैं बोला था कि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं पूरे 50 प्रश्नों को इसमें नहीं ले रहा हूँ, ठीक ना। तो 25 प्रश्नों का आंसर हमने देख लिया, और आगे 25 प्रश्नों का भी आंसर 125 से 150 प्रश्न तक का भी आंसर का वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगा, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको हेल्पफुल होगा, आपको आंसर भी पता चला होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी तक यह अच्छे से पहुंच सके, सभी जान सके उत्तर क्या है उनका, कितना सही है, या फिर जो नए लोग हैं उनको पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन व्यापम में पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।